विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वे अपनी नींद की, अपने सुख चैन की परवाह नहीं करते। वे अपने परिवार के साथ बिताने वाले पल हम पर खुशी खुशी कुर्बान कर देते हैं। वे अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं। आज उनके जज्बे को सलाम करने की हमारी बारी है। नमन उन तमाम चिकित्सकों को जिनके त्याग व बलिदान की वजह से बड़ी आबादी को कोरोना वायरस से बचाया जा सका। नमन देश के महान चिकित्सक और भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय को, जिनकी जन्म जयंती पर हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर मैं पूरे मेडिकल समुदाय को उनकी मानवता की अथक सेवा के लिए नमन करता हूँ। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे या चिकित्सा दिवस के रूप में जो आदर और सम्मान आप हम लोगों को देते हैं, उसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। मैं डॉक्टर उमा कुमार डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आम जनता से प्रार्थना करता हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन के साथ कोई हिंसा ना करे और अपने जीवन रक्षक चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को बचाएं। थैंक यू। डॉक्टर्स डे के अवसर पर मुझे ये कहना है कि इस महामारी की सबसे बड़ी सीख ये रही है कि स्वास्थ्य सबसे ऊपर है और स्वास्थ्य कर्मचारी, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, इन सबको अपनी सम्मान मिलनी चाहिए। नमस्कार। इंडिया साइंस की विशेष प्रस्तुति विज्ञान विशेष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इंडिया साइंस की पूरी टीम की ओर से आप सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास भाटिया, जो कि एम्स हैदराबाद के कार्यकारी निदेशक हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर साहब, देश के महान चिकित्सक और भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में हर साल 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। उनके जन्म दिवस और उनकी पुण्यतिथि दोनों इसी तारीख को पड़ती है। कैसे याद करना चाहेंगे सर देश के महान चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय को? बहुत बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। सबसे पहले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा हार्दिक धन्यवाद और डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस महान व्यक्ति के नाम पे ये इस दिवस को पूरे देश में हम मनाते हैं, उसके बारे में हम सबको जानना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन थे जिसको हम आज भी याद करते हैं और डॉक्टर्स डे के नाम से पूरे देश भर में उनको जाना जाता है। और इस दिन हम खुशी महसूस करते हैं कि एक दिन डॉक्टर्स के लिए भी है। उनको हम इसलिए याद करते हैं कि राजनीति में उन्होंने जो चीज एज अ चीफ मिनिस्टर 14 साल काम किया वेस्ट बंगाल का, वो तो एक अपने आप में एक उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उससे पहले मेडिकल प्रोफेशन की 2 ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप समझें तो जो सबसे बड़ी हम मान सकते हैं, एक तो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरी जो है वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इन दोनों की समझिए नींव या इनके जो इसका जो दिशा देने वाले और जिसको बनाने वाले वो डॉक्टर बीसी रॉय ही हैं। 1928 में उन्होंने आईएमए बनाया और उसके बाद काफी लंबे समय तक 1939 से 45 तक वो प्रेसिडेंट भी रहे एमसीआई के। उनके इन कंट्रीब्यूशन की वजह से जो उन्होंने बहुत सारे अस्पताल बनाए बंगाल के अंदर, खासतौर से कलकत्ता में। बहुत उस जमाने में ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही गंभीर समस्या थी, उसके लिए वहाँ कलकत्ता में अस्पताल बनाया। उन्होंने मेंटल हेल्थ पे काम किया, उसके लिए इंस्टीट्यूट बनाया। इन्फेक्शियस डिजीजेस बहुत ज़्यादा थी, उसके लिए वहाँ पे उन्होंने अस्पताल बनाया।
और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में बनाया। ये एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना काम कर जाए तो उसको इसके अलावा हम कहीं अगर आप पढ़ें अगर इसको ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी उनको उनके बारे में जब जी। उनकी देहांत हुआ उसके बारे में भी उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने भी एक वक्त कहते हैं कि शायद दुनिया में एक वो ऐसे डॉक्टर थे अगर वो निकलते थे तो रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे भी लोग उनको मरीज उनको दिखाने के लिए आ जाते थे। शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ द पेशेंट्स जो कि कोई कंसल्टिंग डॉक्टर देखता होगा जिसके पास मरीज आते होंगे तो शायद डॉक्टर बीसी रॉय थे। इतनी क्या बड़ी बात है। अचीवमेंट है उनकी कि हम उनको हर साल याद करें और उनके जैसे हम बनने की कोशिश करें। उनकी जो डिग्रीज थी, क्वालिफिकेशन थी, उसके बारे में तो आप कहीं पे भी देखें आप सबको मिल जाएगा। लेकिन ये जी। उनकी जो महानता है, हम सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है। वी आर ग्रेटफुल कि हम उनके इस नाम से हमने एक इतना बड़ा अवार्ड जो डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन में दिया जाता है, डॉक्टर बीसी डॉक्टर रॉय बीसी रॉय अवार्ड। जी, अवार्ड, जी। जो भी डॉक्टरों को मिलता है वो अपने नाम के नीचे इसको जरूर लगाता है। जैसे पद्मश्री मिलता है तो जरूर लगाते जी। हैं, ऐसे किसी डॉक्टर को अगर मिलता है तो डॉक्टर बीसी रॉय, ये लाइफ का एक एक मिशन होता है कि हमको ये अवार्ड मिले। तो ये है जी। हमारे डॉक्टर रॉय साहब जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी। जी, डॉक्टर साहब एक बात की चर्चा करना चाहूँगा चूँकि ये जो कोरोना का महामारी काल चला है, इसमें चिकित्सकों के त्याग एवं बलिदान के चलते ही बड़ी आबादी कोरोना वायरस से बच सकी। कोरोना काल में प्राणों की आहुति देने वाले तमाम कोरोना योद्धाओं के लिए ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लोगों की सेवा करते-करते, मरीजों की जान बचाते-बचाते, उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर विकास? बहुत दोनों तरह के भाव आते हैं मन में। एक भाव उनके लिए आता है जिन्होंने अपने सारा त्याग करके और जो कि हम सबको एक मेडिकल स्टूडेंट के नाते सिखाया जाता है कि आपने सेवा करनी है। शायद इससे ज़्यादा सेवा करने का मौका मानवता में, इस संसार में शायद डॉक्टर्स और नर्सेस को और हेल्थ केयर वर्कर्स को शायद कभी ना मिला हो। लगे रहते हैं वैसे भी, लेकिन उनके लिए हम सब उनके जिन लोगों ने अपनी दिल से सेवा की अस्पतालों में इस कठिन समय में, उन सबको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर्स डे के ऊपर। और मैं ये भी चाहूँगा कि जिन लोगों की जान चली गई इसमें सेवा करते-करते, जैसे कि बताते हैं कि भारतवर्ष में पहली वेव में करीब-करीब 748 डॉक्टर्स की जान चली गई, देहांत हो गया। और इसके बाद जो दूसरी वेव जो और भी तेजी से और बहुत तेजी से बढ़ी, उसमें भी लगभग 776 डॉक्टर्स का देहांत हो गया। इसी प्रकार दुनिया भर में कितने हजारों लोग डॉक्टर्स लोग चले गए, नर्सेस चले गए, हेल्थ केयर वर्कर्स चले गए। ये बात मन को दुख देती है, लेकिन वो एक वॉर में एक जैसे काम करते-करते कोरोना के साथ लड़ते-लड़ते उन्होंने अपना जी। अपना जीवन त्याग दिया। उनके लिए हम सबको याद करना चाहिए, उन सबका धन्यवाद करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने ऐसा एक प्रोफ़ेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको हम सब ना भूलें, प्रोफ़ेशन को ना भूलें और इन लोगों को हमेशा उनकी सेवा को हमेशा याद रखें। डॉक्टर साहब आपके स्वर में भी हम सब स्वर मिलाना चाहेंगे और उन तमाम डॉक्टरों को हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे जिन्होंने अपने कर्म पे हम सबको बचा के रखा, अपने कर्म से हम सबको बचा के रखा। डॉक्टर साहब एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे अब आते हैं। वर्तमान समय में जैसे हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही सर्वोपरि हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेहतर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? और खास तौर पे डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कैसी दिनचर्या होनी चाहिए? डॉक्टर विकास। अगर हम हेल्थ को देखें और समझने की कोशिश करें कि कौन व्यक्ति हेल्दी है, हम कहते हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य हो, तो हम जी। उसमें क्या देखना चाहेंगे? तो उसमें हम चाहेंगे कि वो फिज़िकली फिट हो, भाग सके, काम कर सके, हुँ। अपना सब कुछ अपने आप को सँभाल सके, एक्टिवली खेल सके, अपने मानसिक संतुलन को बहुत अच्छा रखे, चेहरे पे मुस्कुराहट हो और चेहरे जी। पे रौनक हो और खुशी ज़ाहिर हो जीने में। और हुँ। इसके साथ-साथ समाज के साथ मिलना-जुलना, एक अच्छा व्यवहार रहना, ये भी एक जिसको हम कहेंगे सोशल हेल्थ और एक होती है स्पिरिचुअल हेल्थ। इन सब चीज़ों जी। को हम जो है एक गुड हेल्थ, एक
अच्छी हेल्थ के बारे में जिसको कहते हैं कि ये सब चाहिए। तो इन चीज़ों को हम कैसे हासिल हासिल करें और कैसे अपने जीवन में इसको लाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये है कि अपने को कैसे दिन शुरुआत करें, अपने को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, अपने जीवन दिनचर्या कैसे रखें, एक बैलेंस रखना पड़ेगा काम में, परिवार में और अपने निजी जीवन में। तो एक अच्छा खाना, बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है और क्या चीज़ें जो अच्छी नहीं है खाने के लिए, जो हानिकारक हैं, वो भी मालूम होना चाहिए, वो भी नहीं, उनका सेवन भी ना करें। दूसरी चीज़ है, उठ के सुबह कोशिश करें कि कोरोना के समय में हमने इस चीज़ को और भी समझने की कोशिश की होगी कि हम जितना भी नज़दीक रहें नेचर के, उतना अच्छा है। कुछ समय बाहर निकलिए, नेचर के साथ व्यतीत कीजिए। सुबह उसमें पक्षी हैं, पेड़-पौधे हैं, ताज़ी हवा है, कितना खूबसूरत माहौल होता है, उसमें वक़्त गुज़ारिए। एयर कंडीशन रूम से बाहर निकलिए अगर आप एसी में हैं, आप देखिए फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर कितनी अच्छी लगती है। थोड़ा चलिए, वॉक कीजिए, एक फिज़िकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है और नेचर को देखिए, उसको सराहिए कि कितना अच्छा संसार है दुनिया में। और एक दिन भर उसके बाद अच्छा खाइए-पीजिए और अपने काम पे जाइए, स्टूडेंट है तो अच्छा पढ़िए और अपने को एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि काम जो है उसको खत्म कीजिए। मेरे पिताजी भी ये सिखाते थे मुझे, मैंने भी ये कोशिश की, इस जगह पे आके उनकी याद आती है। यही समझाते थे, बेटा अपना काम आज का खत्म करके जाओ। मुझे लगता है कि कल मैं आऊँगा और आज का काम नहीं किया खत्म, तो कल का काम तो और जुड़ने वाला है। तो वो स्ट्रेस जनरेट करता है। अपनी पढ़ाई भी स्टूडेंट ऐसे ही करे, जो आपको पढ़ाया है, जो आपका सिलेबस है उसको खत्म कीजिए। तो ये एक अपने को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। उसके बावजूद भी अगर कोई जीवन में कोई कष्ट का समय आता है, कठिनाई आती है, उसको सहने की, उसको समझने की भी आपकी शक्ति होनी चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेरे को अगर ये कष्ट है तो मुझे कैसे किसको मिलना है, किससे बात करनी है। अपने साथ में सोशल लाइफ भी बनाइए, समाज में भी चाहिए और ज़िंदगी को एन्जॉय करने की कोशिश कीजिए। आप विश्वास कीजिएगा कि मैं जब यहाँ पे पिछले बरस आया, तो ये मेरे को भारत सरकार ने कहा कि आप ये नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है एम्स बीबी नगर हैदराबाद में। तो मैंने उस टाइम पे सोचा था मैं क्या ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं जीवन में डॉक्टर्स इतने स्ट्रेस में काम करते हैं, हमारे स्टूडेंट इतने स्ट्रेस में रहते हैं, कि मैं एक हेल्थ और हैप्पीनेस क्लिनिक शुरू करूँ, जिसके अंदर में खुशी का माहौल रहे और लोग दिल से काम करें, प्रेशर में, टेंशन में काम ना करें। तो वही एक मैंने पिछले कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड योगा अभी योगा डे था, इंटरनेशनल योगा डे, उस दिन हमने क्लिनिक का उद्घाटन किया। खुशी का माहौल रहे, ये हमने सीखा है। काम तो जीवन में है, वो हमने करने हैं हमारे इसके जीवन बारे में की थोड़ा-सा और बताइए सर, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्लिनिक, थोड़ा-सा बहुत और पसंद हमारे दर्शकों के लोगों लिए ने बता बहुत दें। पसंद किया योगा डे पे और कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने बोर्ड तो लगा दिया था, अभी हमने ओपीडी भी स्टार्ट नहीं की थी उस समय। लेकिन अभी वेट कर रहे थे कि इसको हम सारी चीज़ों को कैसे मिक्स करें। एक तो ये है कि देखिए इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है स्टूडेंट्स के हिसाब से भी। उनको मैंने एक हेल्पलाइन भी बनाई है कि कभी भी आपको अगर कोई टेंशन है, कोई भी इच्छा है दिल करने की, कोई मन में सवाल आता है, पढ़ाई से, रिलेशनशिप में, सामाजिक कोई क्वेश्चन है, एकेडमिक सवाल है, आप एक नंबर मिला दीजिए, 24 घंटे कभी भी मिलाइए, आपकी हम आवाज़ सुनेंगे, आपको जवाब देंगे। क्या बात है। तो वो टेंशन निकल जाएगा, वो मूवमेंट निकल जाएगा और आप बिलीव कीजिए मैंने कई जगह पे इसको देखा, ये बहुत कामयाब होता है। एक ट्रेन्ड काउंसलर होगा या नर्सिंग ऑफिसर होगी, वो असेस कर लेंगे, उनको बोलेंगे कि आप हमारे पास अगले दिन आइए, बात कीजिए, क्या समस्या है, सॉल्व हो जाती है। कोई ऐसी समस्या है ही नहीं संसार में जिसका हल ना हो, हर समस्या का हल है। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके लोग इतनी बड़ी समस्या बनाते हैं। हमने कोरोना का हल निकाल लिया, हम जिंदा हैं, हम बहुत लोग काम कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से क्यों परेशान होते हैं। तो ये हैप्पीनेस क्लिनिक के साथ हमने योगा भी लगाया, हमने उसमें आयुष के जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी ला रहे हैं, मेडिटेशन को भी उसमें जोड़ना चाहते हैं, उसमें हम उनकी काउंसलिंग भी करेंगे। अगर लगेगा किसी वक़्त कि उसकी एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, हम उनसे हमारे पास साइकियाट्रिस्ट कंसल्टेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हम उनसे उनका ट्रीटमेंट भी करवाना होगा तो कराएँगे। लेकिन यही है कि जब भी आप आइए, म्यूज़िक सिस्टम, म्यूज़िक थेरेपी भी उसमें लाएँगे। बहुत बढ़िया। सारी चीज़ें उनको हम एक जगह पे रखेंगे, जिससे कि हमारे को लगे खुशी। आप बिलीव करेंगे, मैं अपने डॉक्टर्स के साथ, फैकल्टी के साथ बिल्कुल प्यार से मिलता हूँ और अपनी मीटिंग्स जो है मैं गार्डन में करता हूँ बहुत बार। हँसते-खेलते बाहर बैठ जाते हैं। कभी कोविड मुझे खत्म लग रहा हुआ, है अभी डॉक्टर कुछ साहब समय बाद जो भी आपको सुन रहे एक हैं आया वो उनके इस साथ चीज़ को
आपको जो भी सुन रहे हैं अपने मन में बिठाएंगे कि ऐसा क्लिनिक हम भी एस्टैब्लिश करें, अन्य जगहों पर भी इसका नकल किया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, आप जैसे बिल्कुल बता रहे बिल्कुल। थे कि एक स्वस्थ जीवन शैली के बारे में, तो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इसमें एक सवाल मेरा ये है सर, जैसे हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक कहावत ही है कि एन एप्पल ए डे कीप्स ए डॉक्टर अवे। तो ये हम्म। सिर्फ कहावत है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिकता है? कुछ कहना चाहेंगे सर सेब के जी बारे में? ये जी, क्या बिल्कुल। अन्य आप फलों की जी, कैसे, आप क्या ऐसा बताना सवाल चाहेंगे? किया। आप कई बार बचपन में ये छोटे बच्चों को देखिए, कभी कभी इस तरह की पोयम बोलते हैं जी, इंग्लिश में, और बड़ी राइम्स निकालते हैं, और सुनते थे हम भी बचपन में, जब डॉक्टर नहीं थे, कि ये एक एप्पल खाइए तो डॉक्टर के पास नहीं जी। जाना पड़ेगा। लेकिन उस समय तो हम इसको यूं ही समझते थे कि हाँ, अच्छा फ्रूट है, बड़े लोग कहते हैं तो अच्छा ही होगा। लेकिन आज अगर आप एज अ साइंटिस्ट देखिए, एज अ डॉक्टर हुँ, देखिए, तो मुझे लगता है कि एप्पल की अगर आप एनालिसिस कीजिए, उसके जी। अंदर क्या है एप्पल में। एप्पल हुँ, में जो है, हम वो चीजें हैं जो कि हम एक स्वास्थ्य, एक अच्छे फूड प्रोडक्ट में ढूंढते हैं। हुँ, हुँ, मसलन कि उसके अंदर कैलोरीज, अगर आप एक औसतन एप्पल लीजिए, सेब, जो कि करीब करीब 150-200 ग्राम के बीच का होता है, उसमें कैलोरीज लगभग 95 ग्राम्स है। जी। कार्बोहाइड्रेट उसमें है कुछ 25 ग्राम, फाइबर हुँ, उसमें है अच्छे, बहुत जरूरी। आजकल हुँ, हम बात करते हैं, इतने सारे मल्टीविटामिन हैं, इतने सारे विटामिन है, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स, कैप्सूल्स खाते हुँ, रहते हैं लोग, बी कॉम्प्लेक्स के हुँ, कैप्सूल्स खाते रहते हैं लोग। आप हुँ, कोई भी बीमार होता है उसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, B1 B6 B12, सब एप्पल में है। विटामिन सी, विटामिन के, हुँ, इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन ए, ई, B1 B2 B6, इतनी हुँ, सारी चीजें हैं कि आप इन सबको खाएं। एप्पल को, एक एप्पल कम से कम रोज, और भी ज्यादा खा सकते हैं, अच्छी बात है। तो आप सोचिए कि ये सारा एक कुदरत ने सब चीजें डाल दी। मैं तो उस इंसान को सोचता हूँ जिसने इतनी रिसर्च करके किस जमाने में ये बताया होगा। जी, आज तो हम इसको जी, बहुत साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं। इसके अलावा उसके जी। अंदर एक प्रोडक्ट और होता है जिसको कि हम कहते हैं पॉलीफिनॉल्स। हुँ, हुँ, पॉलीफिनॉल जो है, ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। अब हुँ, मार्केट में एंटीऑक्सीडेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स कमर्शियली बिकते हैं, मल्टीविटामिन्स बिकते हैं, बहुत सारे यहाँ फाइबर्स के लिए बहुत सारी चीजें बिकती हैं, ये सब एप्पल में है। तो इसमें कोई शक नहीं हुँ, कि अगर आप एप्पल खाएंगे, तो ये कहने का मतलब ये है, एप्पल से, एप्पल अपने आप में एक खाने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, फल है। कहना ये चाहते हैं कि इसी प्रकार का आप अपना खाना पीना रखिए, इससे जो है आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। जी, क्योंकि अल्टीमेटली मैं एक ही बात मानता हूँ कि हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हैं, इस हुँ, बात पे निर्भर करते हैं कि हम क्या खाते हैं। आप हुँ, देखिएगा, ज्यादातर बीमारियां इसी बात से हैं कि जो कि हमारे खाने पीने से लिंक करती हैं। जी, जी, विटामिन, एप्पल खाने से आपका वजन कम हो सकता है, हार्ट के हुँ, लिए अच्छा है, डायबिटीज हुँ, को हेल्प कर सकता है, अच्छे हाँ। जो बैक्टीरिया बॉडी में होने चाहिए उसको ये हेल्प करेगा। तो ये प्रकार के सारे इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ये और यही आपने बहुत हमारे महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर साहब की, इवन डायबिटीज के पेशेंट भी ले सकते हैं एप्पल, क्योंकि कई जगह कंफ्यूजन रहता है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एप्पल ले सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट है, कुछ डॉक्टर्स मना भी करते हैं। आपका क्या मानना है डॉक्टर विकास? हाँ, ये है कि डायबिटीज के मामले में ये है कि हम कहते हैं कि शुगर का सेवन ना करें, मीठी चीजों का। हुँ, तो उसके बारे में ये कहते हैं कि एप्पल जो है खाइए, लेकिन थोड़ा कम खाइए। कम अगर खाइए। पूरा खाना है तो आप हाफ एन एप्पल अ डे कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके अंदर बाकी के प्रोडक्ट्स जो हैं हुँ, वो इसमें हैं। तो थोड़ा हुँ, कार्बोहाइड्रेट इसमें अमाउंट है, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि थोड़ा कम खाइए। लेकिन फिर भी ये बाकी चीज़ों की वजह से काफ़ी हेल्पफुल है। हुँ। डॉक्टर साहब, ये आजकल एक जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें हाइपरटेंशन और शुगर, इसके मरीज बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे लोग अपने आप को हाइपरटेंशन और शुगर जैसी बीमारियों से बचाए रखें? और अगर हो ही गई बीमारी तो क्या करें? क्या करें? आप का ये जो सवाल का मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मैंने हुँ, एक ऑब्ज़र्व की। मैं हुँ, पहले चंडीगढ़ में रहता था। तो जी, एक बार मैं ये महसूस करता था कि ये आमतौर से खाने-पीने से, वहाँ की डाइट और वहाँ का खाना-पीना हुँ, बहुत हुँ, ऑयली और फैट फूड खाते हैं, या ओबेसिटी है, इसकी वजह से है। वहाँ से मैं जब एम्स भुवनेश्वर गया, वहाँ पे जॉइन किया मैंने, जी, हुँ, 2012 में जब नया एम्स शुरू हुआ था। तो मैं हुँ, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स जो एम्स को बना रहे थे, उधर एम्स कंस्ट्रक्शन चल हुँ, रही हुँ, थी। तो जी, हमने एक कंस्ट्रक्शन साइट पे छोटा-सा क्लिनिक शुरू किया यार,
3000 वर्कर काम करते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ है। तो मैंने वहाँ पे उनको थोड़ा जांच किया और हमने अपना टेस्ट करना शुरू किया। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि वो लोग जिनकी की लाइफ इतनी एक्टिव है, उनके अंदर भी शुगर और उनके अंदर भी हाइपरटेंशन काफी मिला। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसका मतलब ये बीमारी जो है दूसरी तरफ भी ज्यादा है। तो आप देखिए हिंदुस्तान में भी अभी ये गांवों में भी ये बीमारी काफी ज्यादा आ रही है। तो ये सारी चीज जो है हमारी लाइफस्टाइल और खाने पीने पे निर्भर करती है। तो दोनों चीजों का हमें ख्याल करना है कि अब ये सिर्फ कहें कि एक शहर की बीमारी है, डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा है वहां पे। तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनको हम एक लाइफस्टाइल एपिडेमिक कहते हैं। हमारी जो जीवन की जीने की जो जो स्वभाव है, जो तरीका है, उनके हिसाब से ये बीमारियों को हम ये बढ़ी हैं। ये पहले जमाने में उतनी बीमारी नहीं थी, खाना पीना अच्छा था, लोग एक्टिव लाइफ थी, सब काम खुद करते थे, चलते फिरते थे। अब लाइफ सेडेंटरी हो गई। अब इसको कंट्रोल कैसे करें और क्या इसमें किया जाए, इस बात पे बहुत जरूरी है। खास तौर से जैसे कि आप देखिए कि डायबिटीज में हमें वो चीजें जो मैं अभी भी बता रहा था कि वो चीजें खानी चाहिए जिससे कि जिसमें कि मीठा, जिनको डायबिटीज हो भी गई है तो उन लोगों को भी जो है ये चीजें जैसे मीठे फल है बहुत ज्यादा वो नहीं खाने। अंगूर है, मेवे हैं, केला भी कम खाइए और स्वीट जो जूसेस होते हैं मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, वो सब ना खाइए। आम भी आप अवॉइड कर सकते हैं, मैंगोस वगैरह आजकल सीजन है, बहुत शौक से खाते हैं। हेल्पफुल है अगर डायबिटीज ना हो, उसकी बजाय आप एप्पल ले सकते हैं, कुछ सब अमरूद है, आड़ू है, जामुन है, ये आप ज्यादा लीजिए। मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप कोशिश कीजिए कि उसमें से फैट कम कर, जिसको हम क्रीम कहते हैं या हम आम भाषा में मलाई कहते हैं, उसको कम कर दीजिए। और ग्रीन टी लीजिए, शुगर का कम से कम लीजिए, हरी सब्जियां जो हैं और बाकी सैलेड्स वगैरह ज्यादा खाएं, करेला, मेथी, हरी सब्जियां, पालक, ये सब सीजनल फ्रूट्स हैं, इनका खूब सेवन करें। फ्रूट्स खाएं और सैलेड्स का हम हमेशा बोलते हैं क्योंकि फाइबर्स भी बहुत जरूरी हैं, जो अभी भी हम आपसे बात कर रहे थे। और हाइपरटेंशन में छोटी छोटी चीजों को और भी ख्याल करना है। हम लोग आमतौर से बहुत शौक है हमारे को खाने का, पापड़ और अचार बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं हिंदुस्तान में। तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन, क्योंकि उसके अंदर काफी कंसंट्रेटेड सॉल्ट हो जाता है। मैं कई स्टेट्स में देखा, यहाँ पे भी हूँ और भी उड़ीसा में भी मैंने देखा, वहाँ पे भी जैसे नमक का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, उनकी जीवन शैली में नमक का सेवन बहुत ज्यादा है। तो ये हाइपरटेंशन के लिए बहुत खराब है। एक तरफ मीठा कम और दूसरी तरफ नमक कम, और ये दोनों बीमारियां लाइफस्टाइल दोनों का सेम है। एक्टिव लाइफ रहे, खाना हिसाब से खाएं और फैट फूड नहीं लें, और स्ट्रेस को भी अपना मैनेज कीजिए इसको, तो आपकी ये दोनों बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और योगा करते रहिए साथ साथ, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें कि यहाँ आपने योगा की बात की तो मैं जानना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि योग के पीछे का विज्ञान क्या है, डॉक्टर विकास भाटिया। योग हमारे विज्ञान तो सबसे पहले इस बात का है कि हमारे देश का एक साइंटिफिक कहिए, एक फिलॉसफी कहिए, एक प्राइड की बात कीजिए, योग तो हमारा एक देश का एक धरोहर कह सकते हैं, धरोहर है। उसको हमारे वेदों में भी लिखा है और काफी जमाने से, सेंचुरी से योगा के बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन जो योगा की बात आज के जमाने में इस नए समय से, कुछ समय से हम देख रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा आजकल ज्यादा कर रहे हैं। और योग में एक साइंटिफिक एविडेंसेस निकल के आ रहे हैं कि योगा करने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके लिए सिर्फ फिजिकली हर पार्ट ऑफ द बॉडी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसा जिस प्रकार का आप योग करना चाहें। आप एक एक अंदर के बाहर के योग के थ्रू आप अपने शरीर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, इससे आपका मानसिक संतुलन अच्छा हो सकता है, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, स्ट्रेस झेलने की शक्ति कम हो जाती, आपकी जो है अच्छी हो जाती है, आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, इसको बेटर कर सकते हैं। तो ये सब साइंटिफिकली अब एविडेंसेस काफी आ रहे हैं और बहुत सारी रिसर्च बढ़ गई है इसके ऊपर। पहले उतना ज्यादा, इनिशियली कुछ साल पहले कहें आप, तो बहुत ज्यादा रिसर्च इस बात पे हम जानते थे कि यूजफुल है, लेकिन एक मॉडर्न सिस्टम के अंदर इसके लिए अपनी स्पेस क्रिएट करना, और उसको जब तक आप साइंटिफिकली नहीं प्रूव करेंगे, लोग उसको जल्दी
विदेशों में खास जी तौर से नहीं जी मानेंगे। हम्म लेकिन अब इसके साइंटिफिक एविडेंस आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक हमारी इंटरनेशनल योगा डे जो हमने मनाना शुरू किया है हम्म 2014 से, अभी हमने 7 वर्ष पूरे किए। ये अपने आप में हम सब इसको फॉलो करें। हमारे अपने यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट में भी योगा डे बना रहे हैं और हम एक योगा टीचर भी अब रख रहे हैं हैप्पीनेस क्या क्लिनिक में, बात है योगा को क्या फॉलो करेंगे और चाहते हैं सब क्या लोग करें। क्या बात है डॉक्टर साहब। अब चर्चा को एक दूसरी दिशा में ले चलते हैं। जैसा कि जानकार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगले कुछ ही महीनों में दस्तक दे सकती है। कुछ का मानना है कि नया डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो कोरोना वैक्सीन पर भी भारी पड़ सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है डॉक्टर विकास भाटिया? देखिए अभी हम लगभग पिछले साल 2020 से कोरोना से अब हम लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई जारी है अभी भी। और इसमें हमने कितना कुछ देखा, कितना कुछ सीखा है। अब लगता है कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं है इससे, पहली बात तो ये है। अब हम लोग बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, हमारी टीम्स और हमारा सिस्टम पहले से और पब्लिक भी इस बारे में समझती है, कम्युनिटी भी जानती है। लेकिन अब ये जो डेल्टा जो है और डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस आया, डेल्टा प्लस के बाद कुछ और आएगा। अब ये जो वायरस है कोविड का, जी ये इसका जो है नेचर है, ये इसका स्वभाव है, ये हर वायरस का स्वभाव रहता है कि वो अपने को बचाना चाहता है। वो हम अपने जी लिए वो इंसान पे अटैक करना चाहता है और उसको अगर इंसान पे अटैक करने की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम मिलने लगती हैं तो वो अपने अंदर में कुछ इस प्रकार के कुछ परिवर्तन करता है अपने जेनेटिक जीनोम्स में, ताकि उसको वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सके। तो ये एक इंसान और वायरस के बीच की लड़ाई है। तो अब ये डेल्टा प्लस जो है, पुराने डेल्टा जो चल रहा था इतने, जो जिसकी वजह से सेकंड वेव आई और उसमें जो है थोड़ा म्यूटेशन हुआ के 417 एन के नाम से, उसके अंदर जाके जुड़ा पुराने डेल्टा में, तो हम इसको डेल्टा प्लस कहते हैं। उसका एक छोटा कहीं एक प्रोटीन जो है चेंज हुआ और वो डेल्टा प्लस हो गया। और उसकी वजह से जो है अभी ये इसके बारे में शंकाएं हैं कि ये थर्ड वेव ला सकता है। अभी तो ये अनुमान ही है। पीछे कुछ जब शुरू हुआ था तो काफी ज्यादा इसकी चिंता हो रही थी और घबराहट थी। उस समय पहले भी मैं कहीं पे बात कर रहा था 5-6 दिन पहले, तब भी मैंने कहा था कि अभी ये शुरुआती बात है, इससे एकदम से कहना इसके बारे में बहुत सही नहीं होगा। हम लोगों को केयरफुल होना चाहिए, अलर्ट रहें, हर चीज पे नजर रखें, तैयार रहें और वो गलतियां ना करें जो पहले हमने की पिछली बार। और हम लोग अभी पहले से बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड भी हैं और कोई चिंता ऐसे ना कीजिए। जो चीजें फॉलो करनी है वो आप करते रहिए, जैसे आप कर रहे हैं अच्छे तरीके से, जो सिखाई जा रही हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, टीवी पे बता रहे हैं, प्रधानमंत्री बताते हैं, सब लोग बताते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? इसमें मुझे 2 बातें कहनी है। पहली बात ये है, साइंटिफिक बात ये है कि जैसा मैं अभी भी कह रहा था कि वायरस और इंसान की लड़ाई है। वायरस चाहता है कि वो खत्म ना हो और हम चाहते हैं कि वायरस खत्म हो जाए, तो दोनों की लड़ाई है। तो जैसे जैसे इन एडल्ट्स के अंदर, बड़ों में और बाकी जनरल पॉपुलेशन में आप देखिए, कम्युनिटी में इतने समय से ये लगभग अब 14-15 महीने हो गए इंडिया में। मार्च अप्रैल पिछले साल से, फरवरी मार्च अप्रैल से ये काफी जो भी चल रहे हैं केसेस, अब पूरे इंडिया में सब जगह ये हो चुका है और अपने तरीके से ये पेंडेमिक का रूप ले चुका था और फैलता गया, होता रहा, ऊपर नीचे चलता रहा। तो उन लोगों में ये इम्यूनिटी आ गई, बहुत सारे लोगों में, ये जिसको आप चाहे हर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी ये इम्यूनाइजेशन हो गया, वैक्सीनेशन जिसको हम कहते हैं, अभी क्या है, और वैक्सीन जो है लगना शुरू हो गया। अभी आप देखिए कि जो भारत सरकार एक टारगेट लेके चल रही है कि हम लगभग 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगाने का उनका एक टारगेट है। अभी भी औसतन 60-70 करोड़ लाख वैक्सीन डेली लगा रहे हैं। तो लगभग 20-21-22% या शायद इससे भी ज्यादा, 25% से भी ज्यादा पॉपुलेशन एटलीस्ट एक वैक्सीन ले चुकी है। वो क्योंकि वैक्सीन एडल्ट्स में लग रहा है, पहले 60 साल के ऊपर लगा ऐसे प्रायोरिटी, फिर 45 साल की उम्र के बाद लगा, तो वो जो प्रोटेक्शन है वो एडल्ट पॉपुलेशन में मिलती गई। तो ये एक एविडेंस की वजह से थोड़ा सा एक शंका आती है कि शायद बच्चों में वैक्सीन कम लगा है तो शायद उनमें ये अटैक ज्यादा करेगा।
ये एक थोड़ा साइंटिफिक एक इवैल्यूएशन या असेसमेंट करें तो इसको समझते हैं। मैं आपको एक इसका एग्जांपल और देता हूँ। जब बहुत साल पहले मीजल्स का टीका लगाना होता था, शुरू किया था फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, यूआईपी में। तो पहले मीजल्स नहीं लगता था टीका। तो उस टाइम पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था, एमबीबीएस स्टूडेंट था, तब ये मुझे याद है मीजल्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो शुरू-शुरू में जब मीजल्स लगना शुरू हुआ, तो ये मीजल्स की बीमारी जो है छोटे बच्चों में ज़्यादा होती थी। लेकिन जैसे-जैसे मीजल्स का वैक्सीनेशन बच्चों में बढ़ता चला गया, और फिर मैं उस वहाँ से कहीं चंडीगढ़ के पास विलेजेस में भी देखता था, देखते थे कि थोड़ी-सी एज ग्रुप बढ़ गई। जिन एडल्ट मतलब कि जो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता था, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो मीज़ल्स जो है थोड़ी ज़्यादा उम्र में भी आना शुरू हो गया। क्योंकि उस एज ग्रुप के अंदर में मीज़ल्स नहीं देते थे, वो बच्चों को मीज़ल्स नहीं लगा हुआ था। तो ये वायरस का एक स्वभाव है, वो अपने तरीके से कोशिश करता है। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे वैक्सीनेशन बढ़ गया, ये देखिए अभी मीज़ल्स का भी प्रभाव जो है बहुत कम धीरे-धीरे कम हो गया। उसी प्रकार से ये जो कोविड का वैक्सीनेशन है, जैसे-जैसे बढ़ता चला जाएगा, ये वायरस मुझे लगता है कि धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। ये कुछ-कुछ अपने तरीके से म्यूटेशन करता रहेगा, फैलने की कोशिश करता रहेगा, तो ये क्रम कुछ समय चलेगा। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि कोरोना की वैक्सीन बच्चों को तो नहीं लगाई गई है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपका क्या कहना है और कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, क्या किया जाना चाहिए? ये बच्चों को इम्यूनिटी जो है अच्छा खाना-पीना दीजिए। उनके लिए जो भी एक अच्छी फैमिली सपोर्ट सिस्टम है उसको पूरा दीजिए, और अननेसेसरी पैनिक ही ना क्रिएट करें। माँ-बाप ये ना सोचें कि वैक्सीनेशन जो है धीरे-धीरे बाकी देखिए देशों में भी जो है एज ग्रुप बढ़ रही है 12 साल से ऊपर बच्चों में, और उनको कई जगह पे आ गई है। हो कुछ दिनों में लगता है कि इंडिया में भी वो वैक्सीन्स आ जाएँगे तो उनको भी लग जाएगा। और इसलिए उनका खाना-पीना, जो छोटे बच्चे हैं उनको पूरी अच्छी न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट दीजिए, उनके प्रोटीन उनको अच्छा दीजिए, उनको एनवायरनमेंट में दीजिए, और हेल्दी लाइफ़स्टाइल उनके लिए भी रखिए, और वो प्रिकॉशंस बच्चों के लिए भी रखिए। अभी देखिए ऐसा कुछ एक आप साइंटिफिक बात अभी भी पूछ रहे थे, अभी कहीं पे सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट आई है, कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले मैं पढ़ रहा था उसको। उसमें देखा गया है कि 50, 60, 70% लोगों में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखा गया कि ये बड़ी पॉप एडल्ट्स में या जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें ज़्यादा वैक्स हुआ है, उसमें थोड़ा फ़र्क है। बच्चों में भी उनमें एक्सपोज़र हो चुका है, उनमें भी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। तो ये एक ये जो जनरल पॉपुलेशन अगर आप देखें, तो सब में ये वायरस की एंटीबॉडीज़ बनी हैं, तो ये अभी रिसेंट सर्वे हुआ है। तो बच्चे अपने एक अच्छी तरीके से परिवार में खेलें, रहें, और खाना-पीना अच्छा रखें, और प्रिकॉशन पूरे लें माँ-बाप, जैसे सबके लिए लेते हैं। अननेसेसरी बेकार में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तैयार हैं, हमने अपने यहाँ पे भी अस्पताल में उनके लिए सब इंतज़ार किया है, ऐसी नौबत आएगी तो हम उनका ख़्याल करेंगे। और ऐसे जिन बाकी सब स्टेट्स भी सब लोग तैयार हो गई हैं, अलर्ट दे दिया है, सब लोग बेटर तरीके से और भी अच्छा इलाज कर पाएँगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है डॉक्टर साहब कि ये जो हम लोग सुनते आ रहे थे कि भगवान के बाद अगर कोई स्थान है तो डॉक्टर का है, वो वाकई साबित हो गया है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल हमारा यहाँ ये रहेगा कि जैसे बहुत सारे लोग जो माँ बाप हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो उनको छूने से या हाथ मिलाने से या चूमने से परहेज करते हैं। कोविड काल में क्या बच्चों को चूमने व हाथ मिलाने से परहेज करना चाहिए? आपका क्या कहना है डॉक्टर विकास? ये तो अभी भी बिल्कुल प्रिकॉशन ये लेने हैं। क्यों अभी चूमना है? अभी तो हम लोग मास्क के युग में जी रहे हैं। तो वो एप्लीकेशन प्रिंसिपल बच्चों पे भी एप्लीकेशन होता है, उन पे भी एप्लीकेबल है। क्योंकि हम बात अभी कर रहे हैं कि ये कोविड बच्चों में भी हो सकता है। जब ये बात कर रहे हैं तो मैं इस बात को उतना ही एम्फसाइज़ करूँगा, इस बात पे उतना ही जोर दूँगा कि बच्चों को आप वैसे किस ना कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोविड की ट्रांसमिशन जो है वो एयरबॉर्न है, रेस्पिरेटरी मोड से ही जाती है। तो आप जितना करीब जाएँगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो सारे प्रिंसिपल्स बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल हैं, और कोई रास्ता नहीं है कोविड होने का। कोविड सिर्फ क्लोज़नेस और प्रॉक्सिमिटी, जिसको इसी वजह से हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मास्क की बात करते हैं, वो एप्लीकेबल बच्चों पे भी है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे दूसरी लहर आई कोरोना की तो उसमें एक नई मुसीबत भी सामने आ गई जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं। ब्लैक फंगस मरीजों के नाक, आँख ही नहीं जबड़ा व तालू तक को भी प्रभावित कर रहा है।
आप कैसे मानते हैं कि ब्लैक फंगस पहले तो इंसान में प्रवेश कैसे करता है, इसके बारे में बताएं। फिर हमें बताएं कि इससे बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और ये भी बताएं साथ में कि अगर किसी को हो ही गया तो उसका इलाज क्या है। जी, ब्लैक फंगस, फंगस भी सोचता होगा उसका नाम ब्लैक फंगस हो गया, जी। म्यूकरमाइकोसिस के नाम से। इस पे भी 3 प्रकार का है, ब्लैक, येलो, व्हाइट, येलो। व्हाइट। तो ये ब्लैक के नाम से ज़्यादा प्रचलित हो गया। इस मुसीबत के बारे में देखिए बताएं सर। जी। और ये होता कैसे है? आमतौर से तो ये हुँ, होता नहीं है, ये डज़न्ट हुँ, हैपन, ये बीमारी नहीं होती है। फंगल हुँ, हुँ, इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, या कभी-कभार, कभी-कभी रेयरली देखने को किसी-किसी को हो जाए, जिनमें वो भी खास तौर से जब इम्यूनिटी कम होती है। हुँ, और ये क्या है कि जिस जगह पे ये होता है, अगर स्किन के ऊपर है तो स्किन के सिम्पटम्स हो जाते हैं, और जी, अगर ये फेफड़ों में चला गया तो फेफड़ों को सिम्पटम हो जाएँगे, आँख में है, हुँ, और ये साइनसिस में आ गए तो उनके सिम्पटम हो जाएँगे। लेकिन अभी ये हुँ, इस समय में, जब ये कोविड के समय में जब इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो हुँ, इसको जानना ज़रूरी है कि मोटे तौर से इसको कई बार ऐसा भी समझते हैं, राइनो ऑर्बिटल क्रेनियल। राइनो से मतलब ये नाक, जी, ये ऑर्बिटल से मतलब ये आँख का एरिया, और ये सेरेब्रल क्रेनियल एरिया दिमाग का एरिया। तो हुँ, ये हम जब साँस लेते हैं, तो कभी-कभी हुँ, ये जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, ये जी, साँस के साथ स्पोर अंदर चले जाते हैं। और हुँ, स्पोर जो है अगर नाक में है, वो धीरे-धीरे स्प्रेड होके जैसे-जैसे ये साइनस में चले जाएँगे, आँख में चले जाएँगे, या आगे ब्लड के रास्ते से दिमाग तक चले जाएँगे, या साँस के रास्ते से फेफड़ों में आ जाएँगे। तो जहाँ ये पहुँच जाएँगे, उस ऑर्गन को ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो हुँ, इसलिए जब ये नाक में होते हैं, जो आमतौर से शुरू में तो ये नेज़ल सिम्पटम होते हैं, ये नाक बहना होता है, और कई बार खाँसी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पेन होगी, यहाँ पे आँख में पेन होगी, दिखना कम शुरू हो जाता है बाद में जैसे-जैसे फैलती है, और डबल दिखता है। तो जो कई बार ब्लड जो निकलता है वो ब्लैक जी, तरीके का दिखता है, तो ब्लैक फंगस कई बार बोलते हैं इसको। तो ये इसके चिन्ह हैं, तो ज़्यादा फैल जाता है तो आँख खराब हो सकती है, उसको निकालना पड़ता है। दाँत पे हुँ, इफ़ेक्ट करता है, ऊपर का जो जबड़ा है, पैलेट है, उसपे इफ़ेक्ट करता है। दाँत लूज़ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, यहाँ पेन होता है, सोजिश आ जाती है, नंबनेस हो जाती है। तो ये है, अगर स्किन पे हो गया तो स्किन की नेक्रोसिस या वो खराब हो जी, जाती है। तो ये चिन्ह हैं इनके, इनको शुरू में पहचानना है। और हुँ। कैसे कैसे दूसरी बात, पहचाना जाए शुरू में ही? शुरू में ही इसके लक्षण क्या हो सकते हैं जब पहचान की जाए? शुरू में वही लक्षण आते हैं जैसे आमतौर से, क्योंकि नाक के रास्ते से जाएगा, तो हुँ, ये नेज़ल डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, और धीरे-धीरे हुँ, उसका जो डिस्चार्ज है वो डार्क कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हुँ, हो जाएगा। तो इससे जो है शक हो जाता है कि ये म्यूकरमाइकोसिस का हुँ, सिम्पटम शुरू हो गए हैं। उसके बाद जैसे-जैसे और फैलता है तो उसके चिन्ह आने शुरू हो जाते हैं, जो मैंने अभी बताया हुँ, आपको। जी, तो जी, शुरू में आप ये जो सिम्पटम्स को ख्याल रखिए, और इसके साथ-साथ 2-3 चीज़ों का और ख्याल रखिए कि ये किन लोगों में ज़्यादा पाया गया। क्योंकि ये भी हुँ, सवाल उठता था कि ये बीमारी जो है, कोविड तो इतने केसेस हुए, सब में नहीं हो रही, कुछ लोगों में है, कुछ में नहीं है। तो अभी हुँ, ये समझ आया है, या पहले भी साइंस में, ये मेडिसिन में ये नोन था कि जिन लोगों हुँ, की इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं जो लोग, हुँ, उन लोगों में ये ज़्यादा होता है। और हुँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होने का मतलब ये है कि आपके शरीर की शक्ति जो है लड़ने की, वो कम है। वो कभी-कभी हुँ, बहुत बीमारियों से भी हो जाती है, कैंसर हो गया, या हुँ, जो लोग कभी-कभी किन्हीं बीमारियों की वजह से काफ़ी समय से स्टेरॉइड्स खाते हैं, उनके अंदर हुँ, इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है, उनकी शक्ति कम हो जाती है। उनमें ये फंगल इन्फेक्शन जो आम तौर से नहीं होता, उनमें ये हो हुँ, जाता है। कोविड के समय पे यूँ ही कुछ हुआ कि बहुत सारे लोगों हुँ, को जैसे डायबिटीज़ भी थी, शायद उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जी, गया कोविड की वजह से, और साथ में बहुत लोगों ने, जब मालूम पड़ा कि ये डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड्स जो हैं हुँ, हेल्पफुल है, तो खुद बहुत से लोगों ने लेना शुरू कर अपने दिया। आप खाना हुँ, शुरू किया, गाँव जी, में जी, इधर-उधर सब जगह ज़्यादा ले लिया। तो ये कुछ-कुछ इस वजह से भी चीज़ें जो हैं, हाँ, ये जी, बीमारी फैल गई। तो जी, तीसरी चीज़ आपने पूछी थी कि अब जब हो ही जाए, होई तो फिर क्या जी, किया जाए? जी, तो इसके जैसे ही चिन्ह आएँ और किसी को शक है कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कीजिए अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में, जहाँ पे इसका इलाज हो सकता है। बहुत हुँ, स्थान पे भारत सरकार ने भी जब ये हो रहा था, तो हमसे भी कॉन्टैक्ट किया। हमको हुँ, उसके लिए मेडिसिन नहीं मिल रही थी, मार्केट में बहुत हुँ, शॉर्टेज थी। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शंस जो हुँ, हैं, वो लगा के जी, इसका इलाज करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है ठीक हो जाती है। तो ये इंजेक्शंस उन्होंने प्रोवाइड की हमको,
हमारे पास अभी भी हैं। और यहाँ पे हैदराबाद में सरकार ने अलग से भी एक अस्पताल खोला था जहाँ पे इस प्रकार के इलाज भी कर रहे थे। और अगर ये फैल जाती है बीमारी आंख में तो ऑपरेशन करना पड़ता है, ईएनटी का डॉक्टर भी चाहिए, आई स्पेशलिस्ट भी चाहिए, डेंटल सर्जन भी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे है, बट शुरुआती समय पे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं, इसको जी। एंटी फंगल मेडिसिन दे के, इंजेक्शन दे के इसको ठीक कर ठीक कर लेते हैं। सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि देश का जो मेडिकल सिस्टम है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में और क्या किया जा सकता है? और खास तौर पर मेरा सवाल ये है कि बेरोजगार युवाओं की बड़ी आबादी है अपने देश में, उनको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है? इसके बारे में कोई विजन हो आपका तो हमारे ये दर्शकों से। आपने इतना महत्वपूर्ण सवाल किया कि शायद इस सवाल को बहुत समय से हम लोग करते आ रहे हैं एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल। समय समय पे हम इस बारे में बात करते रहे कि हमें क्या करना चाहिए। आप जी। देखिए, हमेशा बोलते हैं कि जो बजट है, मेडिकल हम्म, डॉक्टर हेल्थ बजट है, हम्म, वो ज़्यादा जी। होना चाहिए। इसकी हम हमेशा से ही चर्चा करते रहे हैं। और इस बात की भी चर्चा करते रहे हैं कि हमारे देश में डॉक्टर्स हम्म, की, नर्सेस की, टेक्नीशियंस की, जिसको हम कहें कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, जो एक डब्ल्यूएचओ के नॉर्म्स के हिसाब से हमेशा से ही कमी रही। जो कि कहते हैं कि इतने डॉक्टर, इतने नर्सेस, इतने स्पेशलिस्ट ये सब होने चाहिए, ये सबकी भी कमी हमेशा रही है। तीसरी बात ये रही कि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, हम इतना बड़ा देश है, उसी प्रकार से जो हमारी शुरू में जो जिस प्रकार से हमारा रिस्पॉन्स रहना चाहिए था प्राइमरी हेल्थ केयर में, सब सेंटर्स का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का और स्पेशलाइज्ड केयर का, वो शायद उतना तेजी से नहीं बढ़ पाया। तो इसलिए ये हमारे देश में ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि हम इसका बजट अपना बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए। अभी भारत सरकार इस पे ध्यान दे रही है। कुछ समय से आपने सुना होगा, देख भी रहे होंगे, इतने सारे एम्स भी बनाए जा रहे हैं कि हर स्टेट में एक स्पेशलाइज्ड सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज भी हों। और इसके अलावा हमेशा सुनते होंगे कि इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? कभी-कभी इसलिए सोचते हैं, इसलिए कभी-कभी क्यों हमेशा सोचते हैं कि ये हमारे को डॉक्टर्स की कमी को कम करना है। नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स को बढ़ाया, नंबर ऑफ एमडी सीट्स को बढ़ाया जाए। ऐसे ही नर्सेस के एडमिशंस भी देखिए, हमारे सारे एम्स में नर्सेस कॉलेजेस खोल दिए हैं। और ऐसे ही हम तो यहाँ पे बहुत फोकस दे रहे हैं कि टेक्निकल कोर्सेज भी होने चाहिए, मेडिकल लैब का होना चाहिए। हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, उनको चलाने के लिए टेक्नीशियंस नहीं है, बिल्कुल। शॉर्टेज रहती है उसकी। अभी टेक्नोलॉजी के ये ऊपर आपने बहुत डॉक्टर ज़्यादा साहब बहुत मेडिकल इम्पोर्टेंट बात कही। आपको जो भी सुन रहे हैं हमारे इंडिया साइंस के दर्शक, ऐसे तमाम दर्शक जो कहीं न कहीं से अभी बेरोजगार हैं और उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, तब भी उनके लिए आपने एक आशा की किरण दिखाई है कि वो जुड़ सकते हैं टेक्नोलॉजी। वो क्या है? क्या किस तरह का डिप्लोमा कोर्स करके जुड़ सकते हैं वो डॉक्टर साहब? अरे आप सुनिए, अभी हमने तो शुरू किया कोर्स यहाँ पे, पिछले भुवनेश्वर में भी हमने, और भी सब एम्स ने शुरू कर दिया। जैसे कि देखिए लेबोरेटरी के लिए कितनी लैब्स चाहिए। अभी आप कोविड में भी देख रहे हैं कि टेस्टिंग करनी है या और भी इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, हमारे को बहुत टेक्नीशियंस की जरूरत है। हमारे पास ट्रेन टेक्नीशियंस नहीं है, बहुत शॉर्टेज है। हमने यहाँ पे बीएससी का कोर्स करने का अप्रूवल करवा लिया है कि एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नीशियंस। इसी प्रकार से आप देखिए, हमें ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर टेक्नीशियंस चाहिए। इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको चलाने के लिए, और अदरवाइज भी बहुत सारी चीजें हैं, इक्विपमेंट्स जो है उनको चलाने के लिए हमारे को टेक्नीशियन चाहिए, उनकी शॉर्टेज रहती है। फिर आप देखिए, हमारे पास ये एक्सरे मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, सीटी है, एमआरआई है, ये सारी चीजें अब देखिए आगे आगे आम लोगों तक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक सब जगह पहुंच जाएंगी ये, और आ रही हैं धीरे धीरे। उनको चलाने के लिए भी हमारे पास ट्रेन स्टाफ चाहिए। तो हमारे को नर्सिस की इतनी रिक्वायरमेंट है। आप देखिए कि अब हम ये आईसीयूज बना रहे हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। 10 बेड का आईसीयू केयर यूनिट बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है 25 नर्सिस की, 25, क्योंकि इतनी इंटेंसिव केयर चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है बहुत बीमार है, उस पर राउंड द क्लॉक चाहिए। और तो इतनी रिक्वायरमेंट है हमारे देश में इन लोगों की,
और आप ये तो हम शहरों और बड़े अस्पतालों की बात ही क्यों करें, इतना बड़ा देश है, हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम देखिए, हमारे को अभी देश में जब आशा बहन जी आ गई, आप देखिए हमारे तो सारी स्वास्थ्य 3 ए से शुरू होती है, पूरे देश का स्वास्थ्य 3 महिलाएं चलाती हैं, ए से एएनएम, ए से आशा और ए से आंगनवाड़ी वर्कर, ये हमारे देश में चलाती हैं 3 महिलाएं, 3 प्रकार की महिलाएं हजारों लाखों की तादाद में है। तो ये और चाहिए हमारे को, हमारे देश में और लोग चाहिए। कोविड में देखिए कितनी लोगों को ये लोग हेल्प कर रही हैं, अभी सब लोग हमने बल्कि भारत सरकार के साथ में हेल्प करके बीच में ये रूरल हेल्थ केयर के लिए और गाइडलाइंस भी बनाई कोविड की, कि हम लोग कैसे गाँवों में इन लोगों को सिखा सकते हैं कि ये अपने को बचाव करें, गाँव में कैसे होम आइसोलेशन करें, कैसे मैनेजमेंट करें। तो उसमें ये सब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो हमारे देश में एक, मुझे लगता है एक रेवोल्यूशन की जरूरत है, जिसके अंदर में हम लोग अगर इस पे और चर्चा करें तो बहुत काम कर सकते हैं। और अनएजुकेटेड हमारी तो एसेट है ये, मुझे तो लगता है अनएजुकेटेड क्या, एजुकेटेड लोग जो हैं, एजुकेटेड यूथ, ये हमारा एक रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स जो सबसे महंगा रिसोर्स जिसको मानना चाहिए। आप इनको साथ में जोड़िए, देखिए देश का स्वास्थ्य कैसे बदल जाएगा। मैं तो अगर कभी अलग से इस बारे में चर्चा करेंगे तो मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितनी प्रेरणा भरी है लोगों में, आपको जितने लाखों लोग अभी देख रहे होंगे या उस पर सोचेंगे, जरूर विचार करेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी का एक बड़ा क्षेत्र है जो मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। वैसे तो हम सभी डॉक्टर को भगवान का दर्जा ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहीं से अपने किसी वजह से इस गुस्से में आ जाते हैं, कहीं स्वास्थ्य कर्मी के साथ या डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार कर लेते हैं। उन लोगों को एड्रेस करके आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की घटनाएं ना करें? डॉक्टर्स डे है आज, इस पर आपसे जानना चाहूंगा कि लोग स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर के साथ किसी प्रकार दुर्व्यवहार ना करें, उसके बारे में आप कैसे प्रेरणा देंगे? आपने जिस प्रकार से सवाल किए, मैं सबसे पहले आपका जरूर धन्यवाद करूंगा। पहला सवाल आपने शुरू किया था डॉक्टर्स डे पे, हमने एक सबसे महान डॉक्टर से शुरू किया और जिन्होंने कितने रास्ता दिखाया, कितना काम किया, और उसके बाद आखिरी सवाल तक होगा या इसके बाद जो भी होगा वक्त के साथ। तो हम ये देख रहे हैं कि आज के समय में ये सुनने को आता है कि डॉक्टर्स के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं कभी-कभी, और खासतौर से ये देखिए, एक मरीज इलाज के लिए अस्पताल में आता है और उसमें डॉक्टर्स और स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सेस सब कोशिश करती हैं कि उसको बचाया जाए। कौन चाहता है कि उसके लिए पेशेंट का देहांत हो जाए या पेशेंट की किसी तरह से नेग्लिजेंस हो जाए? कोई डॉक्टर, कोई कार्यकर्ता, कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऐसा नहीं चाहता। तो इस बात को सबके मन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम लोग जब मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं हम लोगों को, तब जाके ये एक डिग्री हमको मिलती है। रातों रात पढ़ के नाइट ड्यूटीज करके उन कुर्बानियों से के साथ जो है, और छोटे-छोटे चीजों को करने के लिए कितना स्किल देना पड़ता है, कितना सिखाना पड़ता है, तब जाके एक डॉक्टर बनता है। आज अगर हमारे 1500 या 1600 डॉक्टर का देहांत हो गया इस कोविड में, तो इसके लिए उस परिवार के बारे में सोचिए, उन लोगों के सैक्रिफाइसेस के बारे में सोचिए, उनके त्याग के बारे में सोचिए। उन्होंने अपनी जान क्यों दी है? आपके लिए दी है। आप कभी अगर हमारे अस्पताल में जाके देखिए, कितनी गर्मी का समय था मई के महीने में, और कैसे वो पीपी के किट्स पहन के और कितने कष्ट में वो रहते हैं। आम इंसान उसमें शायद आधा घंटा भी सांस ना ले पाए, और कैसे वो उसमें जाते हैं और खाना मिलता है, नहीं मिलता है, उसकी उनको चिंता नहीं रहती। वो सिर्फ यही है कि हमने उसमें करना है। आपको मैं एक सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम नया इंस्टीट्यूट है, तो अभी एम्स दिल्ली के माध्यम से सारा ये नर्सेस का रिक्रूटमेंट हो रहा था। तो हमारे यहाँ पे फॉर्चुनेटली एक मार्च एंड और अप्रैल के महीने में बहुत सारी नर्सेस ने ज्वाइन किया अभी, और उन नर्सिंग ऑफिसर से ज्वाइन किया। अभी ज्वाइनिंग के साथ ही हमने अपना नया एक कोविड सेंटर बनाया, क्योंकि यहाँ समस्या बढ़ रही, हमने अभी शुरू ही करना था। हम उनसे बस ज्वाइनिंग दे के हम उनको कोविड में ड्यूटी लगा रहे थे, क्योंकि इतनी ज्यादा उस टाइम पे नीड थी। हम उनको हेलो तक नहीं कर पाए, उनको स्वागत नहीं कर पाए, उनसे बात नहीं कर पाए। इस प्रकार की सैक्रिफाइसेस डॉक्टर्स और नर्सेस करते हैं। मैं आपको कभी और विस्तार से करूं, बस इतना ही आप सबसे अनुरोध करूंगा। हमारे भाई बंधु बच्चे
छोटे हैं और हमारे उम्र के हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, उन सबका आप रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार दीजिए। जो पहले ज़माने में डॉक्टर्स को आप भगवान का रूप की नज़र से देखते थे, वो उनका वही स्वभाव है, वही उनकी इच्छा रहती है। उसी मिशन से, उसी सोच से वो अपनी सेवा के तरीके से आपके पास आते हैं, आप उनके पास आते हैं, आपके घरों में आते हैं। वही स्वभाव लेके चलिए, वही प्यार बना रहना चाहिए। और जब इस प्रकार से आप उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनका मॉरल टूटता है, उनका मन खराब होता है, उनके परिवार वालों को कितना दुःख होता होगा। आप सबके भी तो घर में कहीं न कहीं कोई डॉक्टर बना ही होगा ना, तो उनको भी सोचिए ना। तो सब हमारे आस-पास इतने लोग हैं, तो सबको प्यार से रखिए और सबको सेवा करने का मौका आप दे रहे हैं, तो उनको इज़्ज़त दीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं, डॉक्टर को जाते-जाते आप थैंक यू ही बोल दें, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है, कि हम उसी से खुश हो जाते हैं। डॉक्टर विकास, इसी सवाल का एक दूसरा पहलू भी है जो मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप प्रकाश अवश्य डालें। कहते हैं डॉक्टर मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें तो दवा से भी ज़्यादा उनका अच्छा व्यवहार मरीजों के लिए इलाज में कारगर साबित होते हैं। ख़ास तौर मैं पर युवा पीढ़ी के डॉक्टर्स के लिए आप इस बारे में क्या कहना मैं चाहेंगे? तो आपको एक बात बताऊँ, ये बात डॉक्टर और मरीज के बीच की तो एक है ही है, क्योंकि हम डॉक्टर और मरीज की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है हर एक इंसान दूसरे इंसान से अगर प्यार से बात कर ले, तो आधी समस्याएँ तो वैसे ही खत्म हो जाएँ। तो यही बस कोशिश रहती है, जिसको हम एक हैप्पीनेस क्लिनिक के माध्यम से भी कन्वे करना हाँ, चाह रहे हैं। और अगर आप एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच का प्यार और संबंध का बात करें, और एक डॉक्टर के बीच का संबंध देखें, और हेल्थ प्रोफेशनल्स के बीच के रिलेशनशिप की बात करें, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच बात है कि जब डॉक्टर किसी से प्यार से हँस के बात करता है, और तो उसकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन क्या हो जाता है कभी-कभी कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं, क्योंकि अस्पताल बहुत बिज़ी होते हैं, शायद कभी उतना समय नहीं दे पाते डॉक्टर जितना कि मरीज़ चाहते हैं, मरीज़ों का दिल करता है बात करने का। आप देखिए ओल्ड एज में कितने लोगों के, हमारे बुजुर्ग लोगों को कितनी तरह की बीमारियाँ होती हैं, और अकेलापन भी होता है, उनका दिल करता है बात करने का डॉक्टर से, घर वालों से, लेकिन शायद लोग उतना समय नहीं दे पाते। अगर वो बात भी कर लें डॉक्टर से, नर्सेस से, तो उनकी आधी बीमारी कम हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी सोच को मैं लेके ये क्लिनिक जो शुरू किया है, वो जगह है आप आके अपनी बात कीजिए। कभी-कभी लेडीज़ की आप देखिए, इतनी सारी वीमेन क्लिनिक भी बनाया हमने कई जगह, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अपनी आके बात बताते हैं, तो मन की जो दर्द है ना, मेंटल स्ट्रेस होता है, दिल के अंदर का जो दर्द है, वो निकल जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी फिजिकल डिजीजेस का जो ओरिजिन है, वो एक मेंटल स्ट्रेस और टेंशन से जनरेट होता है। इसमें कोई, ये साइंस है, ये साइंटिफिक एविडेंस है इस बात का, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं अपने साथियों को, सबको यही मैसेज दूँगा कि आप सब जो हैं हिम्मत से काम कीजिए, अपने को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। जब भी बीच में मौका मिले, अपने को रिलैक्स कीजिए, बीच-बीच में एन्जॉय कीजिए। ये प्रोफ़ेशन हमारा जो है बहुत कठिन है, और जब कष्ट का समय आए, तो ये समय हमारे को भागने का नहीं, हमें सेवा करने का है, और हमें पूरी सेवा दिल से करनी है, क्योंकि ये, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है, हम इसको स्वीकार करेंगे और इससे पीछे नहीं जाएँगे। और आप मिल-जुल के एक-दूसरे को सपोर्ट कीजिए। मैं डॉक्टर्स को, अपने साथियों को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, एक-दूसरे को मोटिवेट कीजिए। और अभी भी हमारे डॉक्टर्स बीच-बीच में कोविड पॉज़िटिव हो जाते हैं, उनका हाल-चाल पूछते रहें। आज भी मेरे कुछ डॉक्टर्स सुबह बता रहे थे, किसी को पॉज़िटिव हो गया। सबका एक-दूसरे का ख्याल रखिए। अच्छी बात ये है कि सबसे पहले हमने ख्याल किया कि सबको वैक्सीनेशन दे दिया था शुरू में ही। 21 जनवरी को मैंने भी लगवा लिया था, जब इंडिया में लॉन्च हुए थे। तो अभी ये तो सच है, ये फैक्ट है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद जो डिज़ीज़ है कोविड की, वो जो है वो या तो होती नहीं है उनमें, अगर हो भी जाए किसी में, तो उसकी हॉस्पिटलाइज़ेशन रेट बहुत कम है, उसके अंदर सेवेरिटी ऑफ द डिज़ीज़ बहुत कम है। तो ये आप सबको मैसेज है, प्लीज़ हेजिटेंसी मत कीजिएगा, सब लोग वैक्सीन लगवाइए और पूरा केयर कीजिए। ये कष्ट का समय, ये कोविड का समय निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता बहुत लंबा चलेगा। अब हम लोग आखिरी स्टेजेस में पहुँच रहे हैं, और उसके बाद फिर से हमारा जीवन नॉर्मल एक लाइफ वापस आएगी, और सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और एन्जॉय कीजिए लाइफ में। अल्टीमेटली हमारा मकसद है सेवा करना, और
जीवन में आनंद आए, खुशी आए, यही सबके लिए मेरा संदेश है। डॉक्टर साहब, आपने कैसे ये इस पेशा को चुना, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो इंस्पायर्ड होंगे कि आप जिस मुकाम पर आज हैं, आप हैदराबाद एम्स के निदेशक पद पर पहुंच चुके, आपने इतना सब कुछ किया है लाइफ में। आपको जो सुन रहे हैं, जो नई पीढ़ी के लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों डॉक्टर, आपने क्यों चुना डॉक्टरी प्रोफेशन, और उनको क्यों चुनना चाहिए? जब मैं छोटा था तो शायद मेरे एक बड़े भाई थे, वो चाहते थे कि आप पायलट बनो, तो मैं नहीं बन पाया। उस पहले जमाने में तो यूं ही होता था कि मूवीज में भी देखते थे कि माँ बाप बड़े लोग घर के डिसाइड करते कि तुम ऐसा बनो। तो जी, लेकिन मेरी मदर की इच्छा थी। मैं उस टाइम पे मुझे मालूम पड़ा कि मेरी जो आई साइट चाहिए उतनी अच्छी नहीं है जो एक पायलट के लिए चाहिए। तो मेरी मदर बहुत खुश हुई बात से। वो कहती नहीं, मैं तो चाहती हूँ तुम डॉक्टर बनो, तुम पायलट क्यों बनना चाहते हो, तुम डॉक्टर ही बनो। तो मेरे बड़े भाई एक और हैं, वो डॉक्टर हैं, वो चंडीगढ़ में आर्मी में काम करते थे, अभी भी वो काम करते हैं, अभी भी एक भी दिन वो खाली नहीं बैठे। वो उनको देख के मुझे लगता था कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, तो उनसे इंस्पायर हुआ, इतना अच्छा लगता था। तो छोटे होते फिर मैं मेडिसिन में चला गया और मैंने अपनी जो पढ़ाई है सेवाग्राम से की, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। डॉक्टर सुशीला नेरियर जो हैं भारत की जो पहली जो महात्मा गांधी की फिजिशियन थी और हेल्थ मिनिस्टर रही भारत की, मैं उनका आखिरी स्टूडेंट हूँ देश अरे का। वाह! तो ये लिगेसी मुझे लगता है शायद मेरे अंदर में ये जज्बा एक जिंदा है। मुझे लगता था उन्होंने अपना जीवन पूरा कुर्बान किया गांधी जी के साथ, इतनी पढ़ी लिखी उनके साथ, मैं उनका स्टूडेंट रहा, एमडी उनके अंडर में की। और तो मुझे लगता है जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस, जो उनका उनकी मोल उनकी था, कोई ऐसी सीख जो आज आपको याद आ रही हो, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? वो हमेशा कहती थी कि जो शायद गांधी जी से वो इंस्पायर्ड थी, हमेशा कहती थी कि जो है गाँव में जाके सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, उनमें जाओ। और आज सोचिए, मैं वक़्त की बात है, शायद मैं सोचता हूँ कि कभी-कभी कि हमारा जो स्टूडेंट था तब भी एक गाँव, उसको रूरल बैकग्राउंड में था, सेवाग्राम। और गांधी जी की वहाँ पे बापू कुटी भी है, सेवाग्राम में आश्रम भी है। और उसके बाद सारा जीवन इतने सालों अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग जगह पे काम किया। उत्तर प्रदेश में यूनिसेफ में काम किया, मैं हर कितने जिलों में गया, गाँव-गाँव गया, जापानीज़ एन्केफेलाइटिस में काम किया, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ, पब्लिक हेल्थ के एरियाज़ में। तो जब मैं यहाँ आया तो ये भी एक जगह है जो नेचुरली हैदराबाद में तो कोई जगह नहीं है, तो हैदराबाद के कुछ बाहर है, तो ये भी एक गाँव ही है। तो मैं गाँव में बीच में घूमता हूँ, बड़ी हरियाली है आस-पास, तो मैं कभी-कभी बोलता था कि एक गाँव में मेरी पढ़ाई हुई, एक मेडिकल कॉलेज में, और क्या कुदरत का एक मिशन है या क्या उसकी इच्छा थी कि मुझे एक गाँव में ही आके एक नया इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ। और बस इसी में जीवन बीत गया काम करते-करते। बट मैं एक ही बात सबको ज़रूर कहूँगा इसमें कि जो ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद, जो गरीब लोगों को सेवा करने से, और उनमें जो बेचारे जो लोग नहीं इसमें आ पाते, अपना इलाज करवा पाते, जब वो ठीक होते हैं, तो जितनी दुआएँ उनसे मिलती हैं, ये मिलती हैं। ये मेरे को जीवन में महसूस हुआ। ये जीवन में मिलती हैं दुआएँ, और मुझे इस बात का एहसास होता है कि ये आपको कहीं न कहीं लेके जाती हैं। शायद मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो इसकी वजह से पहुँचा हूँ, उनकी दुआएँ हैं। और दूसरी बात ये है कि जीवन में फेलियर्स तो आएँगी। ये कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है, कामयाब से कामयाब, जिसने ज़िंदगी में फेलियर्स को ना देखा हो। और दुःख की बात ये भी है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का नहीं है जो ये सिखाए कि ये तो सिखाते हैं कि कामयाब कैसे बने। क्या कोई सिखाता है कि फेलियर से कैसे उठ के कामयाब बने? बहुत खूबसूरत। ये बहुत ज़रूरी है सीखना। फेलियर तो ज़िंदगी में मैंने भी देखी हैं, और हर इंसान दुःख देखता है, फेलियर्स देखते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, और रास्ते मिलते हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ ज़िंदगी में हमेशा मिलती हैं, उनको आप ज़रूर समझिए, उनको लीजिए, और कभी परेशान घबराना नहीं है, और हिम्मत से कीजिए काम, और आप ज़रूर कामयाब होंगे। यही मेरा डॉक्टर्स डे पर कोई संदेश अगर देना चाहें सर? बस यही मेरे संदेश हैं डॉक्टर्स डे पे, कि अपनी पूरी लगन और सेवा से काम करते रहें। आज कोविड है, कल कोविड चला जाएगा, तो फिर भी हमें बहुत सारी और बीमारियों का भी इलाज करना है।
और जो भी जिम्मेवारी हमें अपने जीवन में मिलती है सेवा करने की अपने इस प्रोफेशन में, और जो हमने इसकी ओथ ली है उसको कभी ना भूलें और उसको हमेशा याद रखते हुए लोगों की सेवा कीजिए, गरीब से गरीब की भी और अमीर से अमीर के लिए भी। जिसको जैसा इलाज कर सकते हैं अपनी तरफ से बेस्ट इलाज कीजिए और घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोविड है, कुछ कुछ आता रहेगा जीवन में, ये हमारा प्रोफेशन है। तो आप लोग डॉक्टर्स डे पे एंजॉय कीजिए और एक दूसरे को उत्साह दीजिए, और जिस महान व्यक्ति के नाम पे हम इस दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, और उसको उसकी बातों को, उनकी दिखाए हुए रास्तों को चलें और एक हम अपने देश को एक बहुत ही स्वस्थ और एक हेल्दी नेशन बनाएं। और साथ साथ बहुत जरूरी है आप खुद भी बिल्कुल फिट रहें, हेल्दी रहें और खुश रहें। यही मेरा इस इंस्टीट्यूट के लिए भी मिशन और लोगो भी है। मेरा जो इंस्टीट्यूट का लोगो है उसमें भी मैंने लिखा है, और ये हमारे देश का भी है कि हम सारे संसार में चाहते हैं कि आप सब खुश रहें और स्वस्थ रहें। आप सबके लिए भी ये मेरी शुभकामनाएं और यही दुआएं हैं आप सबके लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास भाटिया, आपने इतना समय दिया इंडिया साइंस को। और आप जब ये अपना संदेश दे रहे थे डॉक्टर्स डे पर, तो मुझे एक पंक्ति याद आ गई जानकी वल्लभ शास्त्री की, जिन्होंने लिखा है, हो पुरुषार्थ प्रबल तो कोई भी अनहोनी बात क्या, हो पुरुषार्थ प्रबल तो कोई भी अनहोनी बात क्या, जीवन रथ के लिए सुदिन क्या और अंधेरी रात क्या। एक बार पुनः पुनः आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार डॉक्टर विकास भाटिया। दर्शकों, आज के इस अंक में, विशेष अंक में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह इसी वक्त इसी चैनल पर हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।